दोस्तों आज मैं आप लोगों को पुलिस का मॉडल पेपर लेकर आया हूं यूपी का। और जो अभी हाल में फरवरी महीने में 2024 में हुआ है। इस मॉडल पेपर से आपको थोड़ा सा एक मतलब कहें तो आभास हो जाएगा कि कितने सरल और कितने कठिन क्वेश्चन पुलिस में आते हैं। ठीक है, अगर आप आगामी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं पुलिस के तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे मैं हल करके भी दिखाऊंगा। जो मुझसे हल नहीं होगा वो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी आपको पता तो चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो यहाँ पर ये क्रम आप लोग देख रहे हैं। पूरा विकल्प पढ़ूंगा बार बार तो टाइम लगेगा ज़्यादा और वीडियो बहुत लंबी पड़ेगी। तो बस आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में नज़र दौड़ाइए, पूरा आपको दिख रहा होगा कौन सा है। आप वीडियो को पुश करके चाहे ऑप्शन को देख सकते हो। और इसका सही क्रम मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही क्रम हो जाएगा चौथा, यानी सबसे पहले क्या होता है, शिशु होता है। ठीक है, फिर वो बच्चा होता है, उसके बाद फिर चौथे नंबर किशोर होता है और उसके बाद फिर वयस्क होता है और फिर यहाँ पे बूढ़ा हो जाता है। यानी ये क्या है, एक शिशु का यानी एक बच्चे का, एक छोटे से बच्चे का बढ़ने का क्रम है बूढ़े तक जाने का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अन्य से भिन्न आकृति चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कैसे चुनोगे, ये रीजनिंग का है तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा। पहले आप इसको पुश कर लीजिए वीडियो को, फिर यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए और यहाँ पे विकल्प बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही विकल्प हो जाएगा, जो गलत है वो यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, अब बताइए कैसे होगा। आप लोग दिमाग लगाएंगे तभी इसको पकड़ पाएंगे। पीछे वाले से आप लोग यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, पीछे वाले से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो देखो, अगर जो ये आकृति है इसको हम ऐसे रोटेट कर दें, ऐसे रोटेट कर दें एक बार, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दो वाला ऑप्शन है वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, एक बार करने पे यहाँ हो जाएगा। तो ये देखो ये यहाँ पे है, इसको फिर से रोटेट करेंगे, इसको फिर से रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। अब की बार क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये कहाँ आया है, यहाँ से यहीं पर रह गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, यहाँ से फिर से इधर आया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो भिन्न है, मेरे को लगता है दूसरा वाला। आप लोगों को जो लगे एक बार फिर से कारण सहित आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आपने यहाँ पर ये दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैं रियल है ये आंसर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये दो है, फिर यहाँ पर ऊपर गया दो, फिर यहाँ पर ऊपर गया। अब इसको ये वाला दो होना चाहिए था, ये वाला मतलब ये मतलब इन दोनों का क्रम गलत है। ये दूसरा होना चाहिए था, ये पहला होना चाहिए था। ठीक है, तब ये बन जाता। ये दूसरे का क्रम जो है वो गड़बड़ है, इसलिए ये भिन्न है। ठीक है, हल करके भी दिखा दे रहा हूं। अगला है वाई और मतलब यक्ष और वाई भाई हैं। आर वाई का पिता है। टी यश की एकमात्र बहन है और यश यक्ष का मामा है। टी आर से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यक्ष को मारो गोली। आप अपने घर में किसी बंदे का नाम यक्ष रख दो, बस उसी से पूरा का पूरा रिलेशन लगाते चले जाओ कि यक्ष और वाई भाई भाई हैं। जैसे आपका कोई भाई होगा, आप दोनों भाई बन जाओ। और आर जो है वो वाई का पिता है, यानी वाई जो है आर का वाई और यक्ष दोनों पिता होंगे। ठीक, यानी यक्ष और वाई का दोनों का पिता कौन है, आर है। ठीक है, अब कह रहा है टी यश की एकमात्र बहन है। जो टी है वो यश की एकमात्र बहन है। ठीक है, अब और यश यक्ष का मामा है। जो यश है, ये जो टी यश की एकमात्र बहन है, यानी यश क्या है, लड़का है और टी उसकी बहन है, यानी यश जो है वो यक्ष का क्या है, मामा है। तो मामा है यानी जैसे आपका मामा हो गया। ठीक है, डायरेक्ट आपका मामा हो गया। ठीक है, और आपकी मम्मी क्या होगी, आपकी मम्मी क्या होगी, उसकी बहन होगी टी की, मतलब टी क्या कौन है, आपकी मम्मी है। तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आपकी माता आपके पिता से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने रिलेशन में इसको लेकर जाइएगा, ये बहुत आसान होता है बट कंफ्यूजन लोग हो जाते हैं। तो आप यहां पे पत्नी टिक मार दीजिएगा। ठीक है, अगला आइए यहां पर, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है ये आपको बताना है। इस सवाल को आप इस तरह लगा सकते हैं कि माना एक भतीजों को मिलेगा यक्ष रुपए। ठीक है, अब यक्ष रुपए मिलेगा तो कितने भतीजे हैं, 2 भतीजे हैं। ठीक है, और 2x रुपीज जाएगा। ठीक है, इतना तो जाएगा। अगर फिर इनको बेटों को कितना मिलेगा, 5x मिलेगा। यानी मान लो एक भतीजे को x रुपए, मान लो 10 रुपए मिल रहा है, तो बेटों को
कितना मिलेगा 5 गुना यानी 50 रुपये मिलेगा, बेटी को 4x मिलेगा। ठीक है, कुल कितना मिलेगा 4x 5x और 2x, सबको जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11x। ठीक है, 11 से इसमें भाग दे देना है आपको, कितने में भाग देना है 11 से इसमें भाग दे देना है, तो यहां पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो आपको x की एक वैल्यू मिल गई कि एक रुपया कितना मिला, तो यहां पर कितना है, तो बेटी को कितना मिला, तो एक यक्स का जब आपको पता चल जाएगा तो 4 से आप उसमें गुणा कर देंगे तो बेटी को कितना रुपया मिला वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने लगाने का तरीका आप बता दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, या तो आप यहां पर मेरे दोस्त ने जो ये किया है 4y बराबर z 4n बराबर z ये वाला फार्मूला किया है, तो आप देख लीजिएगा ये वाला फार्मूला सही है कि नहीं है। मैं व्यवहारिक गणित के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि भाई हम लोग चूंकि बाजार हाट जाते रहते हैं तो वहां पर व्यवहारिक ज्यादा ज्ञान होता है। हम लोग किताबों के सूत्र से तो हल कर सकते हैं पर व्यवहारिक ज्ञान से बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के शुभ दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा? तो देख सकते हैं एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को भेजते हैं। ठीक है, देखो एक व्यक्ति कितने लोगों को भेजेगा? अपने तो खुद को भेजेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 7 लोगों को भेजेगा, तो एक व्यक्ति 7 लोगों को कार्ड भेज रहा है, तो 8 लोग हैं, 8 सते 56 कार्ड। तो यहां पर डायरेक्टली देखो यहां पर 56 है, तो देखो 56 है। कंफ्यूज करने के लिए आप क्या कर दोगे 8 नहीं 64 कर दोगे। ठीक है, तो 64 कर दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो एक दूसरे को भेज रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको भेजूंगा आप मेरे को भेजोगे, ऐसा थोड़ी है कि आप अपना भी अपने लिए भी एक रखोगे, ऐसा नहीं है ना। तो यानी एक बंदा नेक्स्ट 7 बंदों को भेज रहा है, तो 7 कुल कितने बंदे हैं 8 हैं, तो 8 सते 56 ग्रीटिंग कार्ड बन जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये आपको पता होगा तभी भाई आप बता पाओगे। मेरे को लगता है भारत रत्न सबसे ज्यादा होता है, भारत रत्न जिसको मिल जाता है भाई बहुत बड़ी बात होती है, तो भारत रत्न होगा। बट आप लोग यहां पर देख लीजिएगा निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों यहां पर 26 नवंबर, ये बिल्कुल राइट है। एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, कंफ्यूजन हो जाता है डेट में, 26 नवंबर 1949 याद रखना, बहुत सारे लोग 1950 लगा के आते हैं। ठीक है, अगला यहां पर निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो दोस्तों ये दही में होता है। ठीक है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो आपको पता ही है भाई कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो ये जो जनगणना कराता है 10 की यानी 10 सालों में जो जनगणना होता है वो कौन कराता है? तो यहां पर दोस्तों यहां पर फाइनली मेरे दोस्त ने यहां पे टिक मारा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अब ये सही है गलत है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो ये आपको बताना है कि कहां पर स्थित है। ठीक है, अगला है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम जो होता है वो उसके लिए क्या नंबर है आपको बताना है। ठीक है, 1920 है कि 1940 है कि 1910 है कि 1930 है। अगला है गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो ठीक है, तो ये आपको कहां का है? शायद हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो आप यहां पर बिल्कुल एक बार नेट में देख लीजिएगा। ठीक है, अगले देख लेते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बताना है, मेरे को उतना पता नहीं है। ठीक है, एक चीज आप यहां पर पेपर में देख सकते हो कि स्थान से क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय कहां है, तो आपको क्या करना है मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर याद करना है। ठीक है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये गैदरिंग ऑफ 20 है कि ग्लोरी ऑफ 20 है कि ग्रुप ऑफ 20 है कि ग्रैंड 20 है? तो ये अभी आपको पता है G20 सम्मेलन अपने भारत में भी हुआ था, शायद G21 था कि G20 था शायद, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यहां पर आपको किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था ये आपको बताना है। तो आप एक प्रकार से क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं कि जो फेमस चीजें हैं सरकार द्वारा जो चलाई जाती हैं वो यहां पर पूछ लेता है, तो आपको इसमें नजर बड़ा बना के रखना है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सेवा सुरक्षा शांति, सत्यमेव जयते या सेवा वीरता बंधुत्व। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जा रहे हैं, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल 100% पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो भाई बिल्कुल गलत बात कर रहे हो आप लोग। ठीक है, आप इसको पता कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद आपको आ रहा होगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? भारत के साथ, अब देखो भारत का सीमा हो गया उत्तर प्रदेश में, अगर आप पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो उत्तर प्रदेश की सीमा हो गई, बिहार में जा रहे हो तो बिहार की सीमा, झारखंड में जा रहे हो झारखंड की सीमा,
कहीं भी आप पेपर देने जा रहे हो उस राज्य की सीमा जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर किससे नहीं मतलब करता है वो आपको बताना है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मालदीव तो अभी बार बार चल रहा है, मालदीव थोड़ा है ही, म्यांमार शायद नहीं है, आई थिंक थोड़ा दूर पड़ता है आई थिंक। ठीक है, बट आप लोग देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा भाई, मेरे भारताने भरोसा नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हो, देख लीजिए, मेरे को जो जो आ रहा है मैं आपको हिंदी का भी पूरा करा दूंगा। ठीक है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित किस देश की राजधानी है, ये तो सबको पता है भाई, जापान का है टोक्यो। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, कोलोराडो का है कि यूकोन का है कि हडसन का है कि कोलंबिया का है। तो सबसे पहले तो आप चारों नाम में से देखो कि चारों नाम क्या अमेरिका के स्थित राज्य में से हैं। अगर चारों में से नाम ही अगर अमेरिका में नहीं है कोई, तो उसको तुम्हारा गोली, जो अमेरिका के नाम है पहले उसमें चर्चा करो, उस विकल्प को ढूंढो, फिर उसमें देखो कौन सा द्वारा किसके द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लगा सकेंगे। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो यहाँ पे सी रंगराजन समिति द्वारा हुआ कि किसके द्वारा हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। आप यहां पर समझ लीजिए, ब्रज में और राधा कृष्ण के गान करते हैं, तो ये है रसिया, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो ये आपको बताना है कि पाट मित्रों एप्लीकेशन जो जिस सरकार ने लॉन्च किया है वो आपको बताना है। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि सरकार जो किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए कदम उठाती है, या पुलिस विभाग में जो नए नए फीचर्स आते हैं, ठीक है, उनको आप लोग दिमाग में रखिएगा, उनसे क्वेश्चन जरूर यहाँ पे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कथा शैली है, थंगका, तो ये आपको बताना है। यहां पर मेरे दोस्त ने सिक्किम का टिक मारा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर, तो यहां से आपको बताना है कि नर्मदा का जो कहां से मिलती है। ठीक है, तो आपको नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना, सरस्वती, इन सब के बारे में तो बिल्कुल कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों से होकर जाती है, कहाँ मिलती है, कहाँ पे खत्म होती है, ये सब चीजें जरूर भाई पता होना चाहिए। नदी पर्वत इससे रिलेटेड तो आ ही जाता है क्वेश्चन एक ना एक। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये भी आपको बताना है। एक चीज ध्यान यहां पर आप दे सकते हैं कि करंट चीजें जो अभी हाल ही में हो रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। पिछले 1 महीने 1.5 महीने में जो चीजें हुई हैं, प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ठीक है, कुछ और भी चीजें आपने देखा कि किस प्रकार के एप्लीकेशन कैसे लॉन्च किए गए, यानी प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है। ऐसा भी पूछ सकता कि हाल ही में किसको पद्म भूषण मिला, किसको भारत रत्न मिला, ये सब भी अभी ज्वलंत जो चलते हैं, यानी आपको करंट अफेयर्स में ध्यान देने की जरूरत है लगातार। ठीक है, अगला है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो विमुद्रीकरण का मतलब है जब नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी कौन किया भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से कौन किया था, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो फाइनली तगड़ा वाला काम कर दिए थे, तो इनको तो याद रखना है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी, तो आपको बताना है ये। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो गुप्त वंश आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप लगा देंगे। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों अर्थात बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था, तो ये आपको बताना है। संविधान से भी आपको क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आते हैं, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था, तो इसमें से कोई एक घटना हुआ था जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करने के लिए नाइटहुड का त्याग कर दिया था, तो ये आपको बताना है। ठीक है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अब नीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको बताना है। यहाँ पे मेरे को लगता है मत्स्य पालन से है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा किससे है। ठीक है, आगे है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, जिसमें निजी क्षेत्र भी हो सरकार भी हो, वह क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था आई थिंक कहलाती है। जो भी हो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ? फिर से देख लो, करंट चीजें पूछ रहा है, ठीक है। कहां पर हुआ है ये आपको बताना है। लखनऊ में हुआ कि कानपुर में हुआ कि मथुरा में हुआ कि आगरा में हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये भी आपको बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा के कौन से हैं? सर रतन टाटा ही होंगे। तो यहाँ पर लेकिन है ही उनका नाम नहीं है। यहाँ है मुसरवानजी टाटा, सर नवल टाटा, सर नरोजी टाटा, दोराबजी टाटा। तो आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा कौन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ये आपको बताना है कि डिजी लॉकर का है। आई थिंक डिजी लॉकर का ही है, बट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है, वर्तमान में इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? यानी इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं स्वीकृत रूप से, आपको बताना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी तो बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है। एनडी तिवारी, श्री कल्याण सिंह, श्री गोविंद वल्लभ सिंह। तो यहां पर मेरे को लगता है कल्याण सिंह रहे होंगे, बट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। भाई आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चों, मैं हिंदी पढ़ता हूं तो हिंदी का भी हल करा दूंगा, लेकिन आप लोग प्रश्न छोड़िए मत, देखते रहिए। या तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये आपको बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? कितने कलेक्टर करेगी ये आपको बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? देखा दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना। तो यहां पर बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड तीनों को छूती है, ठीक है। आई थिंक यहां पर तेलंगाना को नहीं छूती है, ठीक है। ये आपको डन कर देना चाहिए, ठीक है। आगे है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपको यह बताना है कि किस पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो मिशन शक्ति, मुझे लगता है ऐसा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारे कॉलेज में भी आए थे महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए हिंदी वाला, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब तत्सम क्या होता है? संस्कृत के शब्द, ठीक है। तो यहां पर जो शुष्क है ये क्या है? तत्सम है, ठीक है। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी का यहां पर जो दोस्तों सही पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा कौमुदी ज्योत्सना, मेरे को जहां तक लगता है। आप एक बार देख लेना, क्योंकि ज्योत्सना दोनों में है, लेकिन यहां पर ललना जो है ये अगर लोगे तो ये ललना थोड़ा पुरुष में आ जा रहा है, चांदनी थोड़ा जो है वो स्त्रीलिंग की तरफ आ रही है। तो लिंग का भेद होने के कारण यहां पर सही विकल्प जो हम बोल रहे हैं वो कौमुदी और ज्योत्सना होगा, ये सही हो सकता है, ठीक है। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? जैसे जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठनीय, आदि से अंत तक अधोपान, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, जो पहले ना हुआ हो होनहार। तो ये आपको बताना है, शत्रु को जीतने वाला, यहां पर अजात शत्रु जो है वो आपको देखना सही है कि नहीं है, ठीक है। मेरे को लगता है सही है, ये वाला आपको हल करना है, आपको कमेंट में बताना है। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? तो सबसे पहले निर्विवाद का मतलब क्या होता है? विवाद रहित, ठीक है। और निर्वाद का मतलब क्या होता है? निंदा। तो यहां पे जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया नहीं, बल्कि कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाई होगा। क्यों? क्योंकि कौशल्या जो है वो स्त्रीलिंग है और दिखाया पुरुष को सूचित कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये गलत हो जाएगा। आई थिंक
निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? बनिया बनियान, चूहा चूहिया, तनुज तनुजा, सांप सापिन। तो ये जो चूहा चूहिया है वो सही है, तनुज तनुजा सही है, सांप सामिन सही है, बनिया बनियान गलत है। वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए वधुएं ही होगा, लेकिन चारों वधुएं लिखी गई हैं। अब इसमें कौन शुद्ध है वो देखना है। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कि पुलिस में आपको सही सही शब्द लिखे गए हैं, शब्द शुद्ध जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सेकंड वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है। माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो बच्चे को मिठाइयां दी, कर्ता ने कर्म को, अब यहां पे आप लोग को देख करके कर्म मार देंगे, बट यहां पे कर्म दिया ही नहीं गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाता है एक बार। और एक और चीज यहां पर संप्रदान कारक ही होगा, क्योंकि जब हम किसी के लिए कार्य करते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, देते हैं, तो वहां पर संप्रदान कारक आ जाता है। बाकी एक बार आप लोग देख लीजिएगा संबंध कारक होगा कि नहीं होगा, आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव क्या होता है? जो हमारे संस्कृत में थोड़ा सा विकार उत्पन्न करके हम हिंदी में यूज करते हैं, जैसे उल्लू। तो उल्लू हमारा क्या है? बिल्कुल यहां पर तद्भव हो जाएगा। ठीक है। ओष्ट माने ओट, वानर माने बानर, मृतिका माने मिट्टी। ये सब क्या है? मृतिका। ये सब मृतिका माने क्या होता है? कुछ अलग होता है। ठीक है। तो ये भी क्या है? वो सब तत्सम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां पर निर उपसर्ग हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये वाला निर मार देंगे, ठीक है, लेकिन हलंत होगा निर में। ठीक है। हमारा दोस्त बोल रहा था कि निरभ जो है वो हो सकता है मतलब उपसर्ग हो। तो आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो, उसने तर्क दिया था कि अभिमान में मान पूरा मूल शब्द है, अभि उपसर्ग होता है। इसी तरह निरभिमान में मान उपसर्ग है, वो मूल शब्द है, निरभ उपसर्ग हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, जो सबसे ऊपर लगता है उसको हम उपसर्ग मानते हैं, इसलिए यहाँ पर निर उपसर्ग होगा, ना कि निरभि होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? देहलता, लता रूपी देह। ठीक है। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, वेद पुराण, वेद और पुराण, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो यहां पर जो आपको यहां पर मेरे को तो इसमें कुछ उतना ज्यादा मेरे को यहां पर गलत यज्ञशाला लग रहा है। यज्ञशाला यज्ञ के लिए जो शाला है, यज्ञ करने का स्थान होना चाहिए। ठीक है। तो ये सही है कि नहीं है मेरे को उतना नहीं है। एक यहां पर देहलता से देहलता में भी है लता रूपी देह, तो यहां पर देह रूपी लता रूपी देह जो है देह रूपी लता होना चाहिए था। तो ये वाला विकल्प भी सही नहीं लग रहा है, तो ए वाला ही गलत मान के चलो आई थिंक। ठीक है। बट एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या है निश्चयवाचक? क्या यह जो है वो निश्चयवाचक है शायद। क्या उसमें भी थोड़ा नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, कौन निश्चित नहीं है, तो क्या यह जो है वो निश्चित है। कविश्वर का सन विशेष क्या होगा? कविधन ईश्वर होगा। ठीक है। ये वाला पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। क्या कोई तारे गिन सकता है? इस वाक्य में चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग हुआ है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से सकारात्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? सकारात्मक का मतलब होता है जो कर्म के साथ। रमेश ने खिलौने खरीदे, रमेश ने क्या किया? किसने खिलौने खरीदे? रमेश ने। तो यहां पर सकारात्मक क्रिया क्या हो जाएगा? ए। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ई है, ई, ये जो ए विकल्प है। ठीक है। अगला है उषा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच है? कर्तवाच है, इसमें भाववाच है कि कर्मवाच है? तो दोस्तों यहाँ पे भावना पता चल रहा है कि उसकी भावना नहीं है पढ़ने का, वो पढ़ नहीं पा रही है, इसलिए यहाँ पे भाववाच है। कान पर जू रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ असर ना होना। आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विकर्षण। ठीक है। एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आकर्षण का विकर्षण होगा कि पराकर्षण होगा कि अनाकर्षण होगा कि दुराकर्षण होगा। वैसे विकर्षण होगा, देख लेना। सब और विपत्ति का होना का सही अर्थ व्यक्त करने वाला लोकोक्ति क्या है? आगे कुआं पीछे खाए। ठीक है। दोनों ओर आपको है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है दोस्तों? तो यहां पर आई थिंक सोरठा होता है। ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है। ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन पानी गए, न उबरे मोती मानो सूझ में कौन सा अलंकार है? तो शब्द एक अर्थ अनेक वही है श्लेष, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? भेद का मतलब रहस्य भी होता है, भेद का मतलब प्रकार भी होता है, भेद का मतलब भिन्नता भी होता है, लेकिन भेद का मतलब मूल्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मूल्य बी विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस प्रकार का है? समान भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है या तत्कालिक वर्तमान काल है? तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है। गाय मीठा दूध देती है तो नॉर्मल है, यानी सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है।
अब इसके बाद है यहां पर आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, एक बार मैं पढ़ता हूं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब इतनी बड़ी चीज आपको पढ़ाई गई, आप पढ़े। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। समस्त का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? संपूर्ण, ठीक है। आई थिंक समस्त का संपूर्ण होगा, ठीक है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आशय क्या है? महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते, महात्मा गांधी श्रम को बजाय दर्शन को महत्व देते। तो यहां पर महात्मा गांधी के जो सभी विचार हैं वो श्रम पर आश्रित थे, ये थोड़ा अलग है। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी का समस्त विचार दर्शन श्रम सापेक्ष था, यानी महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ये बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक आपको करना है, श्रमहीनता के दुष्परिणाम, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, श्रम की आवश्यकता, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। तो यहाँ पर श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, ये बी विकल्प बिल्कुल सही हो सकता है। और भी यहाँ पर सबसे उचित शीर्षक ढूंढना है, इसलिए बी वाला होगा। बाकी सारे शीर्षक बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ लोग यहां पे बोलते थे कि यहां पे महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार क्या उपयुक्त शीर्षक नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा बिग टाइटल पड़ रहा है। और उसके साथ साथ यहां पर जैसे हम किसी के विचार को लगे तो ऐसे इतना मेरे को नहीं लगता कि ये वाला टाइटल उचित होगा। मेरे को लगता है श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, ये वाला ज्यादा अच्छा होगा। बाकी चारों ही सही हैं, बट इसमें उचित ढूंढना है। तो ये अब जो कॉपी जचेगी, जो आयोग के लोगों ने माना होगा, जिन्होंने पेपर बनाया है, उनके अनुसार जचेगी, ठीक है। गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम न करने वालों को, ठीक है। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम मौज करना, किसी का सामान चुराना, बिना श्रम भोजन करना। तो बिना श्रम भोजन करना चोर है, ठीक है। निर्जाकृत निम्नलिखित में से किसकी है? तो महादेवी वर्मा का है। आपको पता है निर्जा में इनको मतलब पुरस्कार भी मिला हुआ है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गड़बड़ी किए थे। कुछ लोगों ने संस्कृत मारा है, कुछ लोगों ने अपभ्रंश मारा है। तो आपको कंफ्यूजन में दूर कर देना चाहता हूं, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत होती है, लेकिन जब आपसे एक पर्टिकुलर एक ही भाषा की जननी पूछी जाए तब वहां पे आपको वो जिस भाषा से उत्पन्न हुई है उसको बताना है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा अपभ्रंश, यानी हिंदी जो है वो अपभ्रंश से निकली हुई है, संस्कृत से तो पूरी भाषा निकली हुई है, ठीक है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहां पर देखो, यहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। मैंने गुरुजी के साथ यहां पर थोड़ा डिस्कस किया था, तो बोले परिमाण का मतलब होता है नापना या तौलना, ठीक है। तो ये वाला सही नहीं होगा, वो बोल रहे थे। बट यहां पर मुझे लगता है कि परिमाणवाचक क्रिया ही होगा, क्योंकि परिमाण का कहीं कहीं अर्थ आपके भावनाओं से भी लिया जाता है, परिणाम से भी लिया जाता है। तो मेरे को लगता है ये सही होगा। बाकी आप लोग इंटरनेट में देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो मृदु यानी मुलायम होगा, कोमल होगा, कूल होगा। यहाँ पे मसृण गांधार देश के नील रोम मेसो वाले के चर्म, आपने जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा सर्ग पढ़ा होगा, वहां पे आया था। तो यहाँ पे मसृण हो जाएगा। श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? दिन का क्या अर्थ होगा? दिन है, दीन है। दिन माने दिवस होता है, आपको पता है। और दीन कौन है? दीनहीन कौन होता है? गरीब होता है। तो यहां पर बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही होगा? प्रत्यक्ष। और आंखों के सामने नहीं है तो परोक्ष। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, आपको पता है पंचवटी। और पंचवटी इनकी बहुत फेमस रचना भी है। इसके बाद है सरल कीजिए 4/12 इंटू 3/2 भागे 4/8 माइनस 12 प्लस 4। तो यहां पर आपको हल कैसे करना है? बहुत आसान हो जाएगा। पहले तो 4 से 12 को हटोगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। यहां पर हो जाएगा 1/6, फिर यहाँ पे भाग देना है। इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 12 4 क्या कर लोगे? 16 कर लोगे। यहां पर क्या कर लोगे? वो कर लोगे,
देखो यहाँ पर ऐसे कर लोगे तो ये हल कर लोगे, आ जाएगा। देखो एक चीज और है, एक सूत्र होता है, काको पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करें फिर अंत में धन ऋण नंबर लाग। ठीक है, अगर इस नियम से लगाओगे तो आपको क्या करना है, पहले इसको हल कर लेना है गुणा वाले को। यहाँ पर 1/3 3/2 यानी 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी एक फिर काटोगे 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 में सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/2 से यहाँ पे भाग दे देना है, क्योंकि गुणा के बाद गुणा यहाँ पे काको पहले काटिए ता पीछे दे भाग, तो यहां पर आपको गुणा इस नियम से लगाओगे तब आपका सही आ जाएगा। बाकी एक बार हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां पर 4 विकल्प है। AC केवल एक जोड़ी मौजूद है, AC कोई कई जोड़ियां मौजूद हैं, AC कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, AC केवल 2 जोड़ियां मौजूद हैं। तो यहां पर आपको ये एक सूत्र होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि 851 को 1/2 यहाँ पर अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा, ये आपको बताना है। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, गुणनफल यहां पर आया हुआ है, बिल्कुल आसानी से ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त हुए होते। आपको बताना है इसका। P, Q और R प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद P ने 5,000 रुपए निकाले, Q ने 4,000 निकाले और R ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। P का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बता देना है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी से एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये भी आपको बताना है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। त्रिभुजाकार खेत का आकार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत इतनी है प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार इतने रुपए है तो इसका आधार कितना है, ये आपको बताना है। यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, ये आपको बताना है। अनुक्रम का 14वां पद यहाँ पे ज्ञात करना है। ये वाला आपका क्वेश्चन हर बार आता है। इसके बाद यहां पर है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये ग्राफ देख करके, ठीक है, ये ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन है यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात था कितना होगा, ये आपको बताना है। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वही रेखा चित्र से सब कुछ पूछ रहा है। यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 में 2005 में कुल मिलाकर निर्यात 500 करोड़ था तो 2005 में आयात कितना था। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। वह बेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझता है। जानवर, सब्जियां, आलू क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, आगे है यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है तो यहां पर पूरा का पूरा आपको इसको हल करना है। तो देखो कैसे हल होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ में एक अलग जगह पे 18 के बाद ये जो प्लस लगा है, ये प्लस लगा है, यहां पर प्लस की जगह आपको कौन सा चिन्ह लगाना है, प्लस का अर्थ भाग है तो यहां पर अब एक दूसरी जगह आपको 18 के बाद भाग का चिन्ह लगाना है, फिर 6 लिखना है और भाग का अर्थ गुणा है। अब फिर भाग की जगह आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, फिर 7 लिखना है, फिर गुणा का अर्थ घटाव है, गुणा की जगह आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर 5 लिखना है और उसके बाद माइनस का अर्थ जोड़ है, फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर 2 लिखना है, फिर इसको हल कर लेना है, फिर जो आएगा वो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बट आपको चिन्ह बदल के फिर से एक जगह लिखना होगा, फिर हल करना होगा। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति यक्ष की सही दर्पण छवि चुने। अब ये रीजनिंग है, मैं आपको हल करके इसको दिखाता हूं। ठीक है, तो चूंकि दर्पण में हमको उल्टी चीजें दिखती हैं तो इसका उल्टा जस्ट आप देखोगे तो ये वाला 4 वाला बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, 4 वाला बन रहा है। तो ये बिल्कुल
राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप देख लीजिए, एक चीज आप देख लीजिए, ये देख लीजिए कि यहाँ पर 4 वाला ही सही होगा, 4 वाला सही होगा कि 1 वाला सही होगा। देखो 1 वाला भी वैसा है, बस आपको दिमाग क्या लगाना है, नीचे जो खुला है इसका मुंह ऊपर खुला हुआ है, ठीक है। तो जब दर्पण बनेगा तो उसमें ये नीचे वाला मुंह ऊपर होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। ये आप देख लेना, इसमें एक बार देखना, ठीक है। क्या यहाँ पर इसका मुंह भी उल्टा होगा? मेरे को लगता है कि इसका बस उल्टा नहीं होगा, तो मेरे को लगता है या तो 1 सही है या तो 4 सही है। अब इसको शीशे में एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह अक्षर क्या है? आपको इसमें बताना है, ठीक है, क्या नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर मेरे दोस्त ने ये लगाया है मेडिसिन, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसका उपयोग करके नहीं बना सकता, आप देख लीजिएगा, मेरे को नहीं पता इतना। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं? तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको दी गई है, पूरा ये वाला आप लोग निकाल लेंगे बहुत ही आराम से, ठीक है। अब यहां है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 12, 23, तो 34, 34 बाद 44, 45, 45, 55, 56। यहाँ पर देखो 11 बढ़ रहा है तो 56, 10, 66, 66, 1, 67, तो यहाँ पर 67 हो जाएगा। पिघलना से कह रहे हैं अनुपात है तरल, फिर समानुपाते जमने से क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, तो यहाँ पर ठोस लिख देना है। पिघलेगा तरल हो जाएगा, जमेगा ठोस नहीं होगा, बर्फ हो जाएगा। पानी क्या होता है यार, क्या होता है? अब इसको थोड़ा सा आपको देखना है कि बर्फ होगा कि ठोस होगा, ये आपको देखना है, दो में से एक होगा, ठीक है। पिघलता तरल होता है, पानी पिघलता है यानी तो तरल हो जाता है, फिर जमता है तो बर्फ हो जाता है। ये आपको आई थिंक यहाँ पे बर्फ होगा, ठीक है। इसके बाद है DBMS अनुपाते SMBD समानुपाते जावा अनुपाते क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए उल्टे क्रम में लिखा गया है। DBSM को SMBD कर दिया गया है, तो जावा का उल्टा क्या होगा? AVAJ होगा, तो AVAJ ये 4th नंबर है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। निम्न में आकृति में कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग आपको बताना है, तो आप यहाँ पर कितने वर्ग हैं आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 तो है ही नहीं। कितने वर्ग हैं? वर्ग कौन सा बनेगा? वर्ग किसे कहते हैं पहले वो जानिए, ठीक है। फिर वर्ग यहाँ पर आप देख लेंगे तो वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितने वर्ग हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है? ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर है एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो देखिए यहां पर मैंने माना ये जो है ये घर है बंदे का, इधर पश्चिम दिशा होती है, ये पूरब होती है, पश्चिम होता है, ये उत्तर है, दक्षिण होता है। तो ये पश्चिम में गया, इधर इसका मुंह है, ऐसे जा रहा है। कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। फिर बोला वो अपने दाएं मुड़ा। अब तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारा दाहिना हाथ इधर साइड होता है, ठीक है। तो इधर साइड ये कहाँ गया? दाहिने गया। अब इसके जाने लगेगा तो ऐसे जाएगा ना सीधा। तो अब यहाँ पर खड़ा हुआ, यहाँ से फिर बोल रहे हैं दाएं जाने के लिए। अब यहाँ पर आप सामने खड़े होकर देखोगे तो आपका दाएं हाथ इधर आएगा। अब इधर आप कितने गए? 14 किलोमीटर बोल रहा है जाने के लिए। अब यहाँ पर 14 किलोमीटर हम गए, यहाँ तक गए। अब फिर यहां से बताया गया, यहां से बंदा जो है वो अपने बाएं गया। अब आपका मुंह किधर है? इधर है सामने की तरफ, और आपका बायां किधर जाएगा? इधर ऊपर जाएगा। तो आप बाएं कितने गए? 4 किलोमीटर गए। अब फिर यहां पर आपने सामने देखा और फिर बोल रहा है कि बाएं आप 4 किलोमीटर फिर गए, तो बाएं जाओगे तो यानी इधर जाओगे, फिर 4 किलोमीटर आ गए। अब देखो ध्यान से, अब कह रहे हैं घर से ये कितनी दूरी किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे घर से कितना दूर हो गई? सबसे पहले तो आपको यहां से यहां के बीच की दूरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहां से यहां तक की दूरी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये कितना गया है? 4 किलोमीटर गया है, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर गया है। अब प्लस में ये कितना है? 7 है, तो 7 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 7 4 11, तो ये कितना किलोमीटर गया है? 11 किलोमीटर। सही किया है बंदे ने, ठीक है। इसके बाद है अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमित रूप से रखे जाने पर इससे पूरा करेगा? तो आपको ये क्रमित रूप में रखना है, तो ठीक है। तो यहां पर आपको देख सकते हो, यहां पे है पूरा करके, ठीक है। तो कौन सा रखना है? ACB रखना है,
फिर उसके बाद DCA रखना, क्या रखना है वो आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, रीजनिंग है। इसके बाद यहाँ पर है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1, 2, 3 और 4 क्रमांकित तार संगत 4 तर्क शामिल हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है, और तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है, ठीक है। कथन है, क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए? तो यहां पर आपको है नहीं, पहला है यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा मजबूत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उनको वंचित रखा जाए तो यह उनके मूल अधिकारों से विरुद्ध होगा, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है, ठीक है, हर चीज का। तो यहाँ पर केवल 3 जो है, केवल तीसरा जो है वो यहाँ पर मजबूत है। बाकी आप लोग एक बार अपने तरफ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है और उसके बाद एक और 2 क्रमिक धारणाएं हैं, आपको बताना है, ठीक है। कथन है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। तो धारणाएं क्या है? चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। दूसरा है, सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। तो ये जो पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं मूलतः शरारती होते हैं, थोड़े थोड़े अपनी माँ से, ठीक है। तो चेतावनी से बच्चा परेशान करना बंद कर सकता है, ठीक है। तो केवल धारणा एक या तो अंतर्निहित है, तो या तो एक और ना ही केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। तो या जरूरी नहीं है कि बच्चा परेशान करना बंद कर दे चेतावनी देने के बाद, केवल धारणा 2 जो है वो अंतर्निहित है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। अगला यहां पर है, एक कंपनी निम्नलिखित ग्रेजुएट जी और भविष्य निधि PF संबंधित नियम क्या है, आपको बताना है। 4 विकल्प आप लोग आराम से पढ़ लीजिए और आप इसमें बता दीजिए, ठीक है। PF में क्या होता है आपको बता देना है, ठीक है। तथापि यहाँ पर लिख के आया है, इसको भी आप लोग हल कर लीजिएगा धीरे से, ठीक है। और इसके बाद आते हैं नया क्वेश्चन में, श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्यों? यदि केवल PF दिया जा सकता है, यदि G और PF दोनों दिए जा सकते हैं, यदि केवल G दिया जा सकता है। यानी ये जो आपको दिया गया था ना, जानकारी को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना था। और फाइनली आपको यहाँ पर PF GF से रिलेटेड जो है वो आपको देना है, PF से रिलेटेड आपको देना था, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा पढ़ लो ध्यान से आप लोग। ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मुझे हल नहीं कराना है, ये आपको करना है अच्छे से। ये वाला भी देख लो, श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। हालांकि उस वर्ष के 3/2 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया, ये आपको बताना है। ये पूरा है, ये पूरा क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे, अब आपके लिए योग्यता से रिलेटेड है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक शैली की योजना का पता चलता है आपको, तो आप क्या करेंगे? आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए। विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है कि हम एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये सोचेंगे कि इंटरनेट सेवाओं को वहां पर ज्यादा अगर बढ़ रही है तो उसको तुरंत निलंबित करने का अनुरोध करूंगा कि वहां पे इंटरनेट सेवा थोड़ा बंद की जाए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। फिर मैं तुरंत क्या करूंगा? सबसे पहले तो अगर बहुत तेज वायरल हो रही है तो वहां पे इंटरनेट सेवा तो बंद कराना चाहिए। अगर थोड़ा कम है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? विद्रोही जो है उनको गिरफ्तार करेंगे। तो ये डिपेंड करता है दोनों ऑप्शन किसके ऊपर, उसके ऊपर, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आगे कह रहे हैं, एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपकी नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज करना चाहिए। कॉलर ID ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है? चूंकि एक माँ जो है, एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों को संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श, यहाँ पर पहला वाला कहना चाहिए कि नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने
चाहिए, ठीक है। तुरंत कहना चाहिए कि वो अपना जो वो है आरोप है वो तुरंत आकर के यहाँ पर दर्ज कराइए, आपका मामला सुना जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और एप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है, क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। निगरानी नहीं करोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपको विकल्प में बताना है। ये आपकी तार्किक क्षमता क्या है वो आपको बताना है, इससे डिपेंड करता है कि आप नौकरी पाने काबिल हैं कि नहीं। इसके बाद ये वाला है ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना है, ये भी आपको चूज करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये भी है, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आप क्या करेंगे, प्रतिज्ञा के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए विधिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुंचने में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी यह बात है कि प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी आप जानती हो रियलिटी क्या है, सब मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप भी पुलिस बनने जा रहे हो तो अनुरोध है यार भाई, थोड़ा सा गरीबों का ध्यान रखना, ठीक है। आप गोदान पढ़ लीजिए एक बार, गरीब कैसे होते हैं पता चल जाएगा, वैसे पढ़ा होगा तो थोड़ा समझा करो, ठीक है। गरीबों से पैसा वैसा घूस वूस लेना गंदी बात है, गलत बात है यार। भगवान जब आपको इतना दे रहा है तो सॉरी बट बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है माता दिन चांद पर हरिशंकर प्रसाई का व्यंग, और पुलिस वालों की तो यार समझ गया हूँ क्या होता है, ठीक है। पूरा खोल के रख दिए हैं, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा माता दिन चांद पर। और आपसे अनुरोध है कि आप एक नए पीढ़ी हैं, आप एक नया पुलिसकर्मी बनने जा रहे हैं, एक नया आपके पास जिम्मेदारी है समाज को नियंत्रित करने का, शांति व्यवस्था फैलाने का। प्लीज़ यार कुछ अच्छे से करिएगा, ठीक है। सब कुछ इतना पढ़ाई लिखाई करके, विद्या हासिल करके अगर हम लोग गलत काम करेंगे तो समाज कैसे सुधरेगा भाई, ठीक है। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बकवास हो गई है बहुत ज़्यादा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर है ये वाला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए ये आपको बताना है भाई, ये आप सबको बताना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का मानसिकता कैसा है, क्योंकि जो जांचेगा वो आपकी मानसिकता को देखेगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का संरक्षण प्रदर्शन कर सकता हूँ। किसके द्वारा आप कर सकते हो, प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल प्रयोग करके, नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपकर, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। तो लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके हम एक बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ये वाला भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, और पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 130 आ गया है, ये वाला भी देख लीजिए। आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इसमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। तो क्या आप तुरंत क्या करेंगे, बिना किसी बैकग्राउंड के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचेंगे, ये रुको। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करेंगे, ये रुको। सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, रुको। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करेंगे और उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको तुरंत आता है चोरी से डकैती के बारे में, तो आप क्या करेंगे कि क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकी की सबको हम क्या करेंगे, इकट्ठे कर देंगे कि यहाँ से चोर जाने ना पाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिना किसी बैकग्राउंड के सीधे अपराधी स्थल तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। भाई पहले पहुंचो, उसको पकड़ो, ठीक है, ठीक है। या अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करेंगे और उनके साथ समन्वय करेंगे, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, जो भी हो आप लोग पढ़ रहे हो, आपको तो ऐसी क्वेश्चन बताया गया होगा कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर 131 का भी आप लोग यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। और 132 का भी यहाँ पर आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद 133 का भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 134 का भी आप लोग ले लीजिए, और 135 का मैं सब दिखा देता हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 50 मिनट होने वाले हैं लगातार बोलते बोलते। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब, देखो मैंने एक बार भी नहीं कहा है, प्लीज़ कर दो यार। हर चीज़ों का यहाँ पर लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, ठीक है। ये वाला भी देख लो,
आराम से देखो, ये वाला तो आपको हल करना है। राहुल और राबिया भाई भाई हैं, प्रमोद राबिया के पिता हैं। अब राहुल और राबिन भाई भाई हैं, और राबिन के पिता राबिन क्या है, राबिन के पिता प्रमोद हैं, यानी दोनों के पिता प्रमोद हुए। और शीला प्रमोद की बहन है, यानी कि राहुल और राबिन की बुआ हुई। अब प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अब भांजी होने का मतलब क्या है कि उसकी बहन की क्या है, उसकी बहन की बेटी है, यानी आपके बुआ की बेटी हुई। आज सुभा प्रेमा की पुत्री है। भांजी जो है वो प्रेमा की पुत्री कौन है, सुभा है। राहुल सुभा से किस प्रकार है, तो यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये हो सकता है, बट यहाँ पर मामा वाला पद नहीं, मामा वाला नहीं आ सकता भाई, भाई वाला आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भाई आ सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको आकृति दिखाई जा रही है, इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, और इसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने पिछड़े लोग शिक्षित हैं। इसके बाद 140 को ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ पर आंसर दीजिए। 141 को ध्यान से देखिए और यहाँ पर उत्तर दीजिए। कितने डिग्री तक घूमेगी आपको डिग्री बताना है, और घड़ी के डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, यू नो ऑल्सो, तो तैयारी कर लीजिएगा। अब इसमें है kg से बड़ा है GAG। अब इसको मैं आपको हल करता हूँ। के जो है वो जी से बड़ा है, आप अपने को मान लीजिए कि आपसे बड़े कोई बंदा है। जी ए से बड़ा है, कोई एक बंदा और है जिससे जी बड़ा है। ठीक है, ए आर से छोटा है, यानी ए से बड़ा कौन है, आर है। आर जी से छोटा है, तो इनमें से कौन सबसे छोटा है, तो ये जो ए जो है वो आर से छोटा है और आर जी से छोटा है, तो ए जो है वो सबसे छोटा हो। ठीक है, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी सेंटीमीटर। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पूरा का पूरा दिया गया है, और इसके बाद आपको बताना है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो तरफ हरा रंग है और बाकी सभी तरफ कोई रंग नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर है ये वाला ऑप्शन, आप ये वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर है ये वाला 146 का है पूरा, इसको भी देख लीजिए। 4 बचे हुए हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए प्लीज़। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कथन है और निष्कर्ष है, ये आपको बताना है, इसके आधार पर यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हल करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 148 है। ठीक है, ये भी आपको आराम से बताना है। ठीक है, 149 है यहाँ पर, ये भी आपको बताना है। देखो यहाँ पर चित्र दिया गया है, ध्यान से देख लो पूरा। और अंतिम क्वेश्चन जो है वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजक की दर्पण शब्द से काफी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे फिक्सिंग का जब आप दर्पण बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को लगता है ये वाला जो है, ये यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, बट आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी यार। पुलिस की पूरी पेपर मैंने आपको दिखा दी, उम्मीद है पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।